हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जिन बिंदुओं को डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पहला बिंदु हमारा है आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको आकस्मिक आय का सामान्य अर्थ बताया था कि आकस्मिक आय क्या है कि जिसके बार बार होने की कोई 100% गारंटी नहीं है। ठीक है, इसको देवयोग से होने वाली आय के नाम से भी जाना जाता है। तो करदाता को लॉटरी के रूप में, वर्ग पहली के इनाम के रूप में घुड़दौड़, जुआ, शर्त, इसी तरीके से ताश के खेल, किसी तरह की कोई गैम्बलिंग, इनसे यदि यदि इस तरह की कोई आय होती है तो वह अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। और इस प्रकार की जो आय होती है उसे आकस्मिक आय कहा जाता है। तो आकस्मिक आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल की जाती है। इसके कुछ बिंदु हैं जिन्हें हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है प्राप्त राशि को सकल बनाना। देखिए, एक चीज़ ये होती है कि जो कैजुअल इनकम जहाँ से अराइज होती है, जहाँ से अर्जित होती है, वहाँ से इस पर 30% की दर से TDS काट करके शेष राशि का भुगतान ही करदाता को किया जाता है। तो यदि सवाल में प्राप्त राशि दी गई है करदाता को, तो आप स्टेटमेंट में जब उसे शामिल करेंगे तो प्राप्त राशि को उसे सकल बनाना अनिवार्य है। और सकल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्राप्त राशि को 100 से गुणा करके 100 माइनस 30 70 से हम उसे डिवाइड करेंगे तो जो प्राप्त राशि होगी वो सकल राशि मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लें कि यदि करदाता को आकस्मिक आय के रूप में 70,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है तो इसका जो ग्रॉसअप वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1,00,000 रुपये। कैसे इसकी सकल राशि हमने 1,00,000 निकाली, 70,000 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 100 माइनस 30 70 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 1,00,000 रुपये। तो जो 70,000 रुपये करदाता को आकस्मिक आय के रूप में राशि प्राप्त हुई थी उसकी सकल राशि 1,00,000 रुपये स्टेटमेंट में शामिल की जाएगी। दूसरा, यदि अगर मान लीजिए आपको इनाम की राशि दी गई है सवाल में तो उसे हम क्रॉसअप नहीं करते। तीसरी चीज़, इनाम पूर्णतया या अंशतः यदि वस्तु के रूप में है तो इस पर कोई TDS नहीं करता, और TDS नहीं करता तो इसे भी हम क्रॉसअप नहीं करते। इसके साथ ही करदाता को आकस्मिक आय को प्राप्त करने के संबंध में यदि किसी भी तरह का कोई व्यय करना पड़ा है तो उस व्यय की कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। इसी तरीके से यदि मान लीजिए करदाता को किसी आकस्मिक आय में आय के बजाय हानि हो गई तो उस हानि की पूर्ति किसी दूसरी आकस्मिक आय से नहीं की जा सकती। जैसे घुड़दौड़ से हुई हानि को जो है मोटर दौड़ की आय से पूरा नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से मान लो कि कोई जो एजेंट है जो टिकट, इनाम की टिकट बेचता है, यदि इसके स्टॉक में बिना बिके हुए टिकट रह गए हैं और यदि उन बिना बिके हुए टिकट पर उसको कोई इनाम घोषित हो जाता है तो ये इनाम की राशि उस एजेंट के लिए व्यापार एवं पेशे में कर योग्य होगी, अन्य साधनों से आय शीर्षक में आकस्मिक आय मानते कर योग्य नहीं होगी। अगला बिंदु हमारा आता है वेतन एवं पेंशन की प्रकृति की अन्य आय। मान लीजिए करदाता को कोई पारिवारिक पेंशन प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं पारिवारिक पेंशन से यहाँ क्या तात्पर्य है। यदि नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन देता है या सरकार द्वारा परिवार को किसी प्रकार की कोई पेंशन दी जाती है तो प्राप्तकर्ता जो है उसके लिए ये पारिवारिक पेंशन के रूप में कर योग्य होती है। अब यहाँ पर जो सदस्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है उसके और नियोक्ता के बीच में कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है, इसलिए ये पारिवारिक पेंशन जो है वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। और अन्य साधनों से आय शीर्षक में जब ये पारिवारिक पेंशन कर योग्य होगी तो वहाँ करदाता को प्राप्त जो पारिवारिक पेंशन की राशि है उसमें से 15,000 या 1/3 इसकी कटौती, जो भी दोनों में से कम हो, की कटौती जो है प्रदान की जाएगी। अगला हमारा आता है संचालकों को कंपनी से प्राप्त वेतन, शुल्क, कमीशन, ग्रेच्युटी एवं अनुलाभ। देखो, यदि कंपनी के संचालकों को, जो कि कंपनी का संचालन करते हैं, उनको कंपनी से उक्त किसी भी तरीके की कोई राशि वेतन, शुल्क, कमीशन, ग्रेच्युटी या अनुलाभ के रूप में प्राप्त होती है तो वह अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी, वेतन शीर्षक में नहीं, क्योंकि
संचालकों के और कंपनी के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध नहीं है। अगला बिंदु आता है संसद एवं विधानसभा के सदस्यों को प्राप्त कर योग्य वेतन एवं भत्ते। हम वेतन शीर्षक में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं और मैं समझती हूँ आपको याद भी होगा कि संसद सदस्य एवं विधानसभा के सदस्यों को जो वेतन प्राप्त होता है, जो भत्ते प्राप्त होते हैं, वो वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य नहीं होते, क्योंकि वहाँ सरकार और इनके मध्य कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं होता। तो क्योंकि कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है, इसलिए इनका जो वेतन है वो कर योग्य अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही शामिल किया जाता है। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन लोकसभा एवं विधानसभा सदस्यों को मिलने वाले दैनिक भत्ते की जो राशि है वो पूर्णतया कर मुक्त होती है। साथ ही साथ इन्हें प्रमाणिक कटौती भी स्वीकृत नहीं की जाती है। अगला बिंदु हमारा आता है कि यदि किसी कर्मचारी को नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से कोई आय प्राप्त होती है तो वह भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी, क्योंकि नियोक्ता से जो प्राप्त हो रहा है पारिश्रमिक वो तो वेतन शीर्षक में आएगा, क्योंकि वहाँ कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध जो है वो है। लेकिन अगर नियोक्ता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से कोई कमीशन या फीस या किसी तरह का कोई पारिश्रमिक मिला है तो वह अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगा। इसी तरह नियोक्ता के अन्य कार्यों से आय, यहाँ मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाना चाहूँगी कि यदि किसी कर्मचारी ने नियोक्ता को अपनी नियमित सेवाएं देकर के कोई आय अर्जित की है तो वो तो वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी, परंतु उसके अलावा अन्य आय है। जैसे एक मान लीजिए अध्यापक है, उसने परीक्षा के दौरान परीक्षक का कार्य किया है, या मान लीजिए उसने कॉपीज चेक की है, या मान लीजिए उसने प्रश्न पत्र जो है वो निर्धारित किया है, उसको सेट किया है, तो ये जो उसकी आय होगी ये अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी। इसके अलावा मान लीजिए वो ट्यूशन भी पढ़ाता है अतिरिक्त समय में, तो वह भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी। उसके बाद आती है क्षतिपूर्ति। यदि मान लीजिए किसी कर्मचारी को सेवा समाप्त होने पर या जो उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस है, रोजगार की जो उसकी कंडीशंस है, उसमें यदि कोई परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उसे अपने नियोक्ता से कोई क्षतिपूर्ति मिलती है तो वह भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी। अब अन्य साधनों से आय शीर्षक में जो हमारी एक अन्य और महत्वपूर्ण आय आती है वो आती है करदाता को किराए की आय। किराए की आय नॉर्मली जो अभी तक हमने पढ़ा है, भूमि एवं भवन के किराए की आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होती है, परंतु यदि भूमि मकान से लगी हुई ना हो तो भूमि से प्राप्त होने वाला किराया जो है वो मकान संपत्ति की आय नहीं माना जाएगा और वह अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कृषि भूमि से यदि कोई किराए की आय प्राप्त होती है तो वह कर मुक्त होगी। इसी तरीके से कई बार करदाता मकान, फर्नीचर एवं उपकरणों के साथ उसे पूरा इन सब के साथ यदि किराए पर देता है तो उनसे होने वाली आय भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य मानी जाती है। तो किराए की आय कितने प्रकार की हो सकती है? खुली जमीन का किराया जो कृषि भूमि नहीं है अथवा कृषि भूमि होते हुए भी कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं हो रही है, उसका किराया। भूमि एवं भवन की उप किराएदारी से आय, ये बहुत ही एक पॉपुलर टर्म है, इनकम फ्रॉम, इसको हम कहते हैं सबलेटिंग, उप किराएदारी से आय, ये भी अन्य साधनों से आय। सबलेटिंग से क्या तात्पर्य है कि एक किराएदार ने जो कि खुद उसने कोई मकान संपत्ति या भवन किराए पर ले रखा है और उसने स्वयं किराएदार होते हुए यदि उसका कोई हिस्सा फिर से किराए पर उठाया है तो उसको जो किराए की आय प्राप्त होगी किराएदार को, वो किराएदारी की आय कहलाएगी। इसी तरीके से फर्नीचर, प्लांट, मशीन एवं व्यापारिक चिन्ह को किराए पर देने से होने वाली आय भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। अल्पकाल के लिए पट्टे पर भूमि अथवा भवन से प्राप्त किराया, किराएदार से किराए के अतिरिक्त अन्य सेवाएं देने पर प्राप्त राशि, कारखाना, भवन, सिनेमा आदि का किराया, ये सभी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। अब एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि मान लीजिए किराएदार को कोई राशि, यहाँ एक चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ा कि भूमि, भवन, फर्नीचर एवं मशीन के लिए किराए पर मान लो उसने उठाया, TDS उस पर काटा जाता है, तो TDS का जो ये जो हम जिस आय को डिस्कस कर रहे हैं कि यदि मतलब करदाता ने भूमि, भवन, फर्नीचर, प्लांट एवं मशीन को किराए पर उठाया है तो किराए पर उठाया और यदि किराए की राशि जो है जो प्राप्त हो रही है मकान मालिक को, वो संपत्ति के मालिक को, वो यदि 2,40,000 रुपये से अधिक है तो किराएदार TDS काट करके ही मकान मालिक को या संपत्ति मालिक को उस किराए की राशि का भुगतान
करता है। तो ऐसे ही में करदाता जो प्राप्त किराए की राशि है उसे क्या करता है, क्रॉसअप करता है, सकल बनाता है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ TDS आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखनी है। मकान संपत्ति से किराए पर रेट ऑफ TDS है 10%, तो आप इसे जब क्रॉसअप करेंगे तो 90 से प्राप्त राशि को डिवाइड करेंगे। भूमि से किराया है तो रेट ऑफ TDS 10% है, फर्नीचर का किराया है तो भी रेट ऑफ TDS जो है वो 10% है, और प्लांट एंड मशीनरी से प्राप्त किराया है तो उसका रेट ऑफ TDS 2% है। तो सकल राशि की गणना आप कैसे करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ TDS। जैसे अभी मैंने आपको बताया 100 में से 10 माइनस होगा तो 90 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको सकल किराया राशि प्राप्त हो जाएगी। अगला बिंदु हमारा आता है किराए की आय में व्ययों की कटौती। करदाता को किराए की आय में से यदि कोई कटौती स्वीकृत होगी तो वो कौन कौन सी होगी, भवन की चालू मरम्मत व्यय, भवन का बीमा प्रीमियम, मशीनरी प्लांट फर्नीचर की मरम्मत व्यय एवं बीमा प्रीमियम, मशीन प्लांट फर्नीचर पर यदि कोई डेप्रिसिएशन है तो वो, इनकी कटौती करदाता को स्वीकृत होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम अदर सोर्सेज के अन्य प्रावधानों पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।